ओके, तो हम करेंगे आज चैप्टर 7 ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। चैप्टर 7 में ही बुक में भी है, ठीक है। ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस करेंगे हम। तो क्या इशू एड्रेस इन LODR रेगुलेशन रिगार्डिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये सारे इशू एड्रेस होते हैं LODR में। क्या क्या हम डील करेंगे इसमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, की फंक्शंस ऑफ बोर्ड की, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, कंपनसेशन और डिस्क्लोजर क्या क्या होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म क्या होगा, कंपोजिशन की मीटिंग कितनी होगी, पावर्स क्या हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट कमेटी की, मैनेजमेंट कि सब्सिडियरी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, हम कैसे प्रोसेस करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ इम्पॉर्टेंट इशू, जो आप डिस्क्लोज कैसे करोगे रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, क्या क्या होगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के कंटेंट में, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट किस CEO CFO से कब चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम आइदर ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग CS से ले या CA से ले, आप ये सारी रेगुलेशन होंगे जो लिस्टेड कंपनीज पे, ये LODR लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी हमने उसमें पढ़ा था ना, ऑडिट कमेटी क्या होता है, जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो और बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़ से हो, तो वहाँ पे लगता था। तो कंपनीज एक्ट का था, वो कंपनीज एक्ट का था। ये यहाँ क्या है, LODR के हिसाब से होगा। क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, अब इसमें ये बताएगा ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2008 में आया था क्वेश्चन, उसके बाद देखा नहीं गया, ठीक है। तो मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे, 3 एज मेंबर, मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं ऑडिट कमेटी क्या होता है, ऑडिट कमेटी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से 2/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर स्पेशल क्या सुपीरियर राइट से इक्विटी शेयर्स में सुपीरियर राइट है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स में सुपीरियर राइट, तो सारे के सारे ऑल द मेंबर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसमें सारे के सारे क्या फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और एटलीस्ट एक मेंबर हो उसमें से अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। और जो चेयरपर्सन होगा वो कहाँ पे होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और वो प्रेजेंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होगा शेयर होल्डर की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और जो कंपनी सेक्रेटरी होगा एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी टू द कमिटी, और क्या करता है, और डिस्क्रिशन अपनी मर्जी से, ओके। द ऑडिट कमिटी एट हिज डिस्क्रिशन, वो इनवाइट कर सकता है किसको, फाइनेंस मैनेजर को, फाइनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, रिस्पेक्टिव ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर्स, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ ख़त्म। फिर मीटिंग ऑफ ऑडिट आपको 120 डेज, दो मीटिंग के बीच में 120 डेज़ का गैप नहीं होना चाहिए, 2 ज़्यादा नहीं होगा। कोरम होगा 2 और 1/3, और एटलीस्ट 4 मीटिंग होगी, और 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, पावर है ऑडिट कमेटी की, वो सीख कर सकती है इन्फॉर्मेशन किससे, एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्टेन कर सकती है, लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है, और फिर आई इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी एक्टिविटीज़ में, और सिक्योर आउटसाइडर को क्या कर सकती है, अटेंडेंस की भैया सिक्योर कर सकती है। फिर अब नोट्स रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी, अगर वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी, क्या करेगी, रिव्यू करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो हमने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा है,
यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एडवांस्ड, जब हमने लोन्स एडवांस दिया है, और इन्वेस्टमेंट किसमें, सब्सिडी में जो 10% उसकी एसेट से है और 100 करोड़ से ऊपर है, इसमें जो लोअर है। ठीक है, हम ये रिव्यू करेंगे, रिव्यू और मॉनिटर करेंगे, और रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिव्यू करेंगे क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिव्यू करेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के साथ हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर सबमिट टू बोर्ड फॉर अप्रूवल। तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे भैया, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होनी चाहिए, मैटर जो हमें इंक्लूड करने हैं, जब हमें मैटर इंक्लूड करने हैं किसमें, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, टू बी इंक्लूडेड इन अ बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मैटर जो रिक्वायर्ड इंक्लूड करने हैं, जो मैटर क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं, रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड इन अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू बी इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, और कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी, अगर कोई चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में तो वो चेंज और उसका रीज़न, और अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, मेजर अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट होती है, एक्सरसाइज करने मैनेजमेंट की जजमेंट होती है इसमें। जो मेजर अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होती है, बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, फिर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो भी करेंगे, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग। फिर ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन और ओपिनियन इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। फिर रिलेटेड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, और फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है, क्या रिलेटेड पार्टी का कंप्लायंस करेंगे, लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या था भैया, हम रिव्यू करेंगे हम डायरेक्टर को देने से पहले। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, कंसीडर एंड कंसीडर करेंगे और कमेंट करेंगे ऑन रेशनल कॉस्ट बेनिफिट और इम्पैक्ट ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग मर्जर, डीमर्जर, amalgamation etc. on the listed entities and equity shareholder। ठीक है, फिर रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज एंड मटेरियल सब्सिडीज। अगर क्या कर देता है ऑडिटर रेजिग्नेशन कर देता है, तो देखो अगर उसने फर्स्ट क्वार्टर का सर्व करा है, किसने क्या करा है, अगर ऑडिटर क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है विद इन 45 डेज एंड ऑफ क्वार्टर, विद इन 45 डेज एंड ऑफ क्वार्टर कर देता है, तो उसे लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। देन द ऑडिटर शेल बिफोर रेजिग्नेशन इशू करेगा लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। ठीक है, अगर ऑडिटर ने क्या कर दिया, विद इन 45 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर उसने रिज़ाइन कर दिया, तो क्या करेगा, वो लास्ट क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट क्वार्टर। अगर ऑडिटर क्या करता है, रिज़ाइन करता है आफ्टर 45 डेज, अगर आफ्टर 45 डेज करता है तो उसको वो लास्ट क्वार्टर की तो देनी है, सिर्फ उस क्वार्टर के भी देने जिसने उसमें रिज़ाइन किया है। फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर देन द ऑडिटर शेल बिफोर रेजिग्नेशन इशू करेगा लिमिटेड रिव्यू ऑडिट ऑफ सच क्वार्टर एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर, उस क्वार्टर का उसके साथ ही नेक्स्ट क्वार्टर का। अगर ऑडिटर रिपोर्ट ने रिज़ाइन कर दिया, लिमिटेड रिव्यू साइन कर दी, लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट 3 क्वार्टर की, फर्स्ट थ्री क्वार्टर की उसने लिमिटेड रिव्यू और साइन कर दी, तो उसे लास्ट क्वार्टर की भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन था आरटीपी एमटीपी का, और यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया था आपसे मई 22 में। ठीक है, और सच रेजिग्नेशन देन बिफोर सच रेजिग्नेशन ऑडिटर शेल इशू करेगा लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट फॉर द सच फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने लिखा होगा, लेट मी चेक दिस।
ये आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी नवंबर 21 का है ये, ठीक है। मैंने ओके, तो नेक्स्ट है दिस प्रोविज़न आर नॉट एप्लीकेबल। ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये पॉइंट भी आया था। ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया 141 सबसेक्शन 3 में। रिपोर्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिपोर्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करें, डिटेल्स और रीज़न डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटी स्टॉक टू स्टॉक एक्सचेंज। एक मिनट, ओके यहाँ पे ना लिस्टेड एंटिटीज़ को कंपनीज़ को क्या करना पड़ेगा, जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं कंपनीज़ है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर रिज़ाइन करके चला जाता है तो उसको डिटेल रीज़न डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया ऑडिटर क्यों चला गया, विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ओके, जब ऑडिटर रिज़ाइन करके जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर बता देना है। जब ऑडिटर उसको रीज़न दे देगा कि मैंने क्यों किया, तो फिर कंपनी सीधा विदिन 24 उसको ये बता दिया, अरे मैंने इसलिए नहीं करा था, अब मेरे को इसने रीज़न दिया तो मैं आपको दे रहा हूँ 24 घंटे में। अदर कंडीशन क्या है, आई विल रीड, आई विल एक्सप्लेन यू, वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो अब यहाँ अदर कंडीशन में क्या है, अगर भैया कंसर्न है, किस मैनेजमेंट के साथ कंसर्न है भैया कि वो हमें क्या नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा और कोऑपरेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अप्रोच कर देगा चेयरपर्सन को डायरेक्टली, चेयरमैन को डायरेक्टली अप्रोच कर देगा कि हम ऑडिट कमेटी, और डायरेक्टली वो अप्रोच कर देगा किसको, ऑडिट। अगर मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कंसर्न है, ऑडिटर की कंसर्न है कि मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं कर दे रहा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोच कर देगा भैया ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी रिसीव करेगी कंसर्न डायरेक्टली, नॉट वेट फॉर अ क्वार्टरली मीटिंग, और वो क्वार्टरली मीटिंग का वेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑडिटर को दिक्कत है। अगर ऑडिटर क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है, अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर देता है तो सारे कंसर्न किसको, ऑडिट कमेटी को नोटिस में लाए जाएंगे, सारे कंसर्न। अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर देता है तो सारे कंसर्न ऑडिट कमेटी में लाए जाएंगे। अगर रेजिग्नेशन किस लिए हुआ है कि भैया रिसिप्ट और एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी, तो वो इन्फॉर्म कर देगा ऑडिट कमेटी को कि भैया डिटेल्स बता दो हमें, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो तुमने मांगी और उसने प्रोवाइड नहीं करी मैनेजमेंट ने, और ये ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी और कम्युनिकेट कर देगी मैनेजमेंट और ऑडिटर को, ठीक है। और जो प्रैक्टिस इन सीए से कंप्लाई करेगा, कंप्लायंस का सर्टिफाई करेगा, कंप्लायंस बाय लिस्टेड एंटिटी एंड एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ऑब्लिगेशन बाय लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी। अब मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी, मैंडेटरी रिव्यू यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मैंडेटरी रिव्यू बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मैंडेटरी रिव्यू, तो यहाँ पे आपको ठीक है। अब मैंडेटरी रिव्यू, ये मैंडेटरी रिव्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी बहुत बार आ चुका है आपको, मैं एमटीपी नवंबर 21 में भी आया हुआ है ये, तो चांसेस हैं कि इस बार आ सकता है। नवंबर 18 में आया, मई 12 में आया, नवंबर 13 में आया है, नवंबर 19 में आया है, मई 14 में आया, और एमसीक्यू पूछा आपसे मई 22 में एमटीपी में। तो यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी और एमसी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, एमडीए एंड CR7, CR मतलब कॉपरेशन एंड रिजल्ट, सी मतलब कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर क्या, मैनेजमेंट का लेटर और इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, मैनेजमेंट का लेटर और लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय किसने, स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने। फिर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस किसने निकाली, इंटरनल ऑडिटर ने। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट, किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड देयर रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। भैया अपॉइंट करोगे तो रेम्यूनरेशन की बात जाएगा, तो रेम्यूनरेशन की बात किसकी, चीफ इंटरनल
ऑडिटर। यहाँ पे तो पहली चीज़ MC मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस, एंड C फॉर, यार ये बाबा क्यों भूल जाता हूँ मैं, C फॉर कंडीशन, C फॉर कंडीशन ऑफ, कंडीशन एंड CR कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर मैनेजमेंट लेटर, और मैनेजमेंट लेटर और क्या इशू कराया है इसने, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, मैनेजमेंट का लेटर और इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय ऑडिटर। फिर है इंटरनल ऑडिटर ने क्या करा है, रिपोर्ट करा है इंटरनल कंट्रोल वीकनेस में, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। फिर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन किसका, इंटरनल चीफ इंटरनल ऑडिटर का, अपॉइंटमेंट, रिमूवल और स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन में क्या आएगा भैया, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन चाहिए इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ, जो रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन तो चाहिए उसकी, और उसकी रिपोर्ट भी चाहिए जो मॉनिटरिंग एजेंसी थी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एनुअल स्टेटमेंट चाहिए किस चीज़ की, जो फंड तुमने यूटिलाइज करें अदर देन द पर्पस जो लिखे हुए थे ऑफर डॉक्यूमेंट में, अदर देन द पर्पस जो लिखे हुए थे ऑफर डॉक्यूमेंट में। ये क्या है, मैंडेटरी डिवीजन है। फिर से बोल देता हूँ, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस। फिर C मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन नहीं, कंपनी, कॉर्पोरेशन। ओके, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर होंगे और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब आते हैं चेयरपर्सन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। चेयरपर्सन मेंबर तो बन सकता है, बट वो क्या नहीं बन सकता, चेयरपर्सन नहीं बन सकता, चेयरपर्सन नहीं बन सकता। कोरम क्या होगा, 2 और 1/3 इसमें से जो हायर होगा, और एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और वो साल में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साल में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो चेयरपर्सन होगा मे बी प्रेजेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेरीज। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रोल क्या है एनआरसी का, रोल क्या है एनआरसी, वो क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा क्या, कि भैया डिटरमाइनिंग करने का क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, फॉर्मुलेट करेगा क्राइटेरिया कि भाई हम क्वालिफिकेशन कैसे डिटरमाइन करें, इसकी इंडिपेंडेंस कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंडिपेंडेंस डायरेक्टर की, और रिकमेंड करेंगे पॉलिसी टू बोर्ड को, पॉलिसी करेंगे रिकमेंड बोर्ड को, ये लो भैया हमने ये क्राइटेरिया और पॉलिसी बनाई है। और रिलेटिंग टू रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर की रेमुनरेशन और अदर, चलो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। फिर हम करेंगे, या फिर तुम कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू और टर्म्स क्या, एक्सटेंड और कंटिन्यू कर लो क्या ऑफिस को, या टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंटिन्यू कर लो, एक्सटेंड में छोड़ो, कंटिन्यू कर लो टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो आपने परफॉर्म करा है। फिर हम डिवाइस करेंगे क्या, बोर्ड की पॉलिसीज डिवाइस करेंगे, बोर्ड का डाइवर्सिफाई करेंगे, पॉलिसी डिवाइस करेंगे, पॉलिसी एज बोर्ड डाइवर्सिफाई, ताकि बोर्ड डाइवर्सिफाई होला, इसके पास एक्सपीरियंस अलग है, इसके पास एक्सपीरियंस अलग है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम पर्सन को जो क्या है, फिट आ रहा है कि हम ये, हाँ ये एक्सपीरियंस इसके पास है, इसको हम बोर्ड में बना सकते हैं। क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये क्वालिफाइड हो सकता है डायरेक्टर के लिए, एंड अपॉइंट कर लेंगे किसको, अपॉइंटेड इन अ सीनियर मैनेजमेंट एज पर द क्राइटेरिया, अपॉइंट कर लेंगे सीनियर मैनेजमेंट एज पर द क्राइटेरिया, अपॉइंट कर लेंगे सीनियर मैनेजमेंट में एज पर द क्राइटेरिया, रिकमेंड ऑन द अप्रूवल एज पर द क्राइटेरिया, एंड रिकमेंड कर देंगे देयर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बोर्ड, और रिकमेंड कर देंगे, और फिर रिकमेंड कर देंगे बोर्ड को कि भैया सारे जो डायरेक्टर हैं
सारे जो रेमुनरेशन इज वट एवर फॉर्म पेबल टू सीनियर मैनेजमेंट, ये सीनियर मैनेजमेंट को पेबल है। एक और बात मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप क्या करना है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है क्राइटेरिया। किस चीज़ का क्राइटेरिया, ये नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी का काम है। और किस चीज़ का क्राइटेरिया डिटरमाइन करोगे, हम डिटरमाइन करेंगे क्राइटेरिया की जो डायरेक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे, ताकि उसकी क्वालिफिकेशन हम डिटरमाइन कर सके, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी इंडिपेंडेंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर रिकमेंड कर देंगे पॉलिसी बोर्ड को, और रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड KMP और अदर। फिर ठीक है, फिर हम डिटरमाइन करेंगे क्राइटेरिया किस लिए, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, या तो कंटिन्यू कर लेगा ऑफ द टर्म्स ऑफ द डायरेक्टर, टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू कर लेगा, वेदर कंटिन्यू कर लेगा टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, फिर हम बनाएंगे एक रिपोर्ट, एक डिवाइस करेंगे, एक पॉलिसी जो बोर्ड को डाइवर्सिफाई करेगी। फिर हम फॉर्मुलेट आइडेंटिफाई करेंगे पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए बोर्ड टू बी क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर एंड क्या अपॉइंट कर सकें हम सीनियर मैनेजमेंट में एज पर द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया उसने दिया है, और रिकमेंड कर देंगे उसका रेमुनरेशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बोर्ड। और फिर जो भी हम बता देंगे, क्या रिकमेंड कर देंगे कि भैया जो भी रेमुनरेशन पेबल है ऑल डायरेक्टर को और टॉप मैनेजमेंट को, तो बोर्ड को ऑल रेमुनरेशन वट एवर पेबल टू सीनियर मैनेजमेंट और इसको। ठीक है, ओके। तो हम आ गए किस पे, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ये किस लिए होती है, ये भैया क्या होती है, ये क्या करेगी, लुक करेगी इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर। इसमें जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और प्रेजेंट रहेगा एनुअल जनरल मीटिंग में टू सॉल्व द क्वेरीज ऑफ द मेंबर। ठीक है, और इसमें जो वो मेंबर होंगे 3 होंगे एटलीस्ट, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और अगर वो वोटिंग शेयर्स वाले राइट है, SR इक्विटी शेयर्स राइट है, तो आपको मिलेंगे 2/3 इंडिपेंडेंट, और 1 साल में आपको कम से कम मीटिंग रखनी है। अब इनके काम क्या होते हैं, रोल क्या होता है कमेटी का रोल ये होता है भैया, ये रिजॉल्व करते हैं जो ग्रीवेंस होते हैं किसके, स्टेक होल्डर्स के, सिक्योरिटी होल्डर के, जो ग्रीवेंस होती है सिक्योरिटी होल्डर के, और इंक्लूडिंग जो उनके क्या प्रॉब्लम होती है, कंप्लेंट्स होती हैं रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, शेयर ट्रांसफ़र, नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये सारी जर्नल मीटिंग से, नॉन रिसीट और डिविडेंड, उन्हें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं मिला, जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, तो वो सारी ये चीज़ें क्या देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं ग्रीवेंस को। ठीक है, और वो ये भी देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि भैया कौन कौन से मेज़र लिए गए हैं कि इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज कर सके वोटिंग राइट्स और बाय द शेयर होल्डर, ताकि वो वोटिंग राइट अपना इफेक्टिव एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि क्या आपने सर्विस स्टैंडर्ड रखे, रिव्यू करते हैं क्या आपने सर्विस स्टैंडर्ड रखे किसके, ताकि आप क्या कर सको, रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट जो रेंडर करता है ये क्या आपने नहीं, रिव्यू करता है कि भैया आपने सर्विस स्टैंडर्ड कैसे अडॉप्ट करें, किसके रिस्पेक्ट में, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट में। ठीक है, और हम ये भी रिव्यू करते हैं कि आपने कौन कौन से मेज़र लिए, कैसे मेज़र लिए, वेरियस मेज़र्स और इनिशिएटिव लिए, किस लिए, ताकि रिड्यूस कर सको आपका अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होता है वो। तो इंश्योर करना कि भैया टाइमली रिसीट हो जाए, क्या एनुअल रिपोर्ट, रिसीट ऑफ डिविडेंड, वारंट्स और स्टैच्यूटरी नोटिस बाय द शेयर होल्डर। तो ये सारे काम होते हैं। एक बार फिर से बताओ, ग्रीवेंस को सॉल्व करना अल्टीमेटली यही होता है, ग्रीवेंस को सॉल्व करना कि जब कैसी ग्रीवेंस होगी, इसको डिविडेंड नहीं मिला, रिसीट नहीं मिला, एनुअल जनरल नोटिस नहीं मिला और सर्टिफिकेट नहीं मिले, ये ग्रीवेंस सॉल्व करना। दूसरा हम देखते हैं वो मेजर्स आपने क्या लिए कि मेजर्स किस लिए,
ये शेयर ट्रांसफर एजेंट है, वोटिंग राइट इफेक्टिवली हो रहा है नहीं हो रहा, रिव्यू करते हैं कि भैया मेजर जो ले रखे हैं इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट बाय शेयर होल्डर। फिर हम ये भी देखते हैं कि आपने क्या स्टैंडर्ड्स लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट और राइट्स, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विसेज जो रेंडर करते हैं कौन, सर्विस स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट कर रखा है लिस्टेड एंटिटीज ने। और फिर हम ये भी रिव्यू करते हैं जो मेजर्स एंड इनिशिएटिव, मेजर्स और इनिशिएटिव लिए हैं इन लिस्टेड एंटिटी ने रिड्यूस करने के लिए अनक्लेम डिविडेंड, और वो टाइमली डिविडेंड उन्हें मिल जाए, उन्हें मीटिंग का नोटिस मिल जाए, स्टैचुरी रिक्वायरमेंट जो है स्टैचुरी नोटिस मिल जाए शेयर होल्डर को, तो ये चीज़ करने के लिए है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ओके, तो हम आगे रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क है तो बोर्ड है, रिस्क बोर्ड की वजह से तो रिस्क है। क्यों, इसमें क्या करें, मेजॉरिटी ऑफ क्या होनी चाहिए, बोर्ड हो चाहिए, 3 होंगे और मेजॉरिटी होंगे बोर्ड। और क्या होगा इसमें, चेयरपर्सन कौन, मेंबर होगा बोर्ड का, और एसआर हो गए, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, एक इंडिपेंडेंट एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और 2/3 इंडिपेंडेंट तब होंगे जब एसआर राइट्स होंगे, एसआर इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है, आपको 2 बार मिलना है, रिस्क है तो 2 बार मिलो, 2 बार मिलो, रिस्क है तो 2 बार मिलो, और जो मीटिंग होगी साल में 2 बार तो मिलना है, तो ये 180 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होगा 2 मीटिंग के बीच में। और कोरम भाई साहब आपका तो हर जगह एक ही, 2 और 1/3 विचएवर इज हायर, और कोरम में एक बोर्ड का मेंबर जरूर होना चाहिए, समझ गए, कोरम में हर जगह ही है, हायर है, कोरम में 1 है, उसमें कोरम नहीं दिया हुआ, और किसमें कोरम है, और यहाँ पे कोरम था, ऑडिट कमेटी में कोरम है, हाँ कोरम है, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, देख रहे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोरम में। तो और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मैंडेटरी इंक्लूड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस जो स्पेसिफाइड है पार्ट डी और शेड्यूल 2 में। और ये क्या कर सकता है, सीख कर सकता है इन्फॉर्मेशन, ये क्या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है एम्प्लॉय से, और ये ऑब्टेन कर सकता है आउटसाइड लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस, आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, और सिक्योर कर सकता है अटेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड एम्प्लॉय से, आउटसाइड रेलेवेंट एक्सपर्टीज अगर उसको लगता है तो। अब रोल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ओके, तो अब ये हमने कर लिया था राइट, नहीं किया था, तो अब आ गए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे रिस्क है तो ईच का 2 बार मीटिंग करनी है, एटलीस्ट 2 इन अ ईयर। रिस्क है तो भैया बोर्ड ही इंक्लूड करेगा, ये मैंने बोल दिया था, चलो कोई नहीं, बोर्ड ही इंक्लूड करेगा। ठीक है, बोर्ड रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर बोर्ड रहेगा, और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, और 2/3 होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो एसआर है तो। ठीक है, चेयरपर्सन क्या होगा, चेयरपर्सन बोर्ड का मेंबर होगा, और क्या होगा, और मीटिंग होगी ट्वाइस, और जो डिफरेंस होगा मीटिंग के बीच में 180 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। कोरम 2/3 और 1/3 और 2 विचएवर इज हायर, और एप्लीकेबल किस पे होगा, 1000 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, और जिसमें हाई वैल्यू डेट होगा, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आउटसाइड एडवाइस ले सकता है लीगल और प्रोफेशनल की, और आउटसाइड सर्विस एक्सपर्टीज ले सकता है किसी से भी। अब रोल क्या है, रोल ऑफ कमेटी क्या है, वो क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो इंक्लूड करता है, वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क जो फेस कर रही है, जो फेस कर रही है लिस्टेड एंटिटी, जैसे हो गया ऑपरेशन सेक्रेटेरियल सस्पेक्टिबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, और अनदर फाइनेंशियल ऑपरेशनल सेक्टोरियल और साइबर सिक्योरिटी, 4 ही याद कर लो, फाइनेंशियल ऑपरेशनल सेक्टोरियल और साइबर सिक्योरिटी रिस्क। फिर जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने उसको मिटिगेट करने के आपने इंटरनल कंट्रोल भी देख लिए, फिर आपने कंटिन्यू करा अपना बिजनेस प्लान को कंटिन्यू करा, मेजर फॉर रिस्क मिटिगेशन, इंटरनल कंट्रोल फॉर आइडेंटिफिकेशन। फिर हम आते हैं, ओके, तो अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, हम क्या करेंगे भैया, हम मॉनिटर करेंगे और रिव्यू करेंगे क्या, जो हमने
इवैल्यूएट करे हैं रिस्क, जो रिस्क एसोसिएटेड है किससे, एंटिटी से, ठीक है। फिर हम मॉनिटर और ओवरसी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क पॉलिसी इंक्लूडिंग साथ में इवैल्यूएट करेंगे क्या, जो एडुकेसी है ऑफ रिस्क की, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, कितना एडुकेट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर हमने ये दो चीज़ कर ली, क्या कर लिया हमने, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, तो मॉनिटर एंड इवैल्यूएट कर लिया जो रिस्क एसोसिएटेड है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसकी एडुकेसी भी देख ली। फिर हम क्या करेंगे, पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, 2 साल में एक बार देख लेंगे, कोई चेंज आएगा क्या 2 साल में एक बार, इंक्लूडिंग कंसीडर करेंगे कोई इंडस्ट्री चेंज डायनेमिक इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, 2 साल में एक बार। फिर हम क्या करेंगे बोर्ड को इन्फॉर्म कर देंगे, टू कीप, हम बोर्ड को इन्फॉर्म करते रहेंगे कि नेचर एंड कंटेंट, क्यों उन्होंने डिसीजन, उन्होंने डिस्कशन रिकमेंडेशन एंड एक्शंस जो उसने लिए हैं, और वो ये भी देखेंगे टर्म्स अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ, क्या नाम है इसका, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ये हमारा था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है। ओके, तो अब हम आ गए कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और जो टॉप 1000 है उसमें तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। लो, इसमें तो सारे ही मार्क हो जाता है, ठीक है। फिर अगर क्या है इसमें, नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ठीक है। कंपोजिशन नॉट लेस देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा, नॉट लेस देन 50% क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप साथ में रह सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर आप क्या हो, नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में रह सकते हो, ओनली 7 लिस्टेड एंटिटीज़, और MD WTD हो किसी भी लिस्टेड एंटिटी, तो इंडिपेंडेंट सिर्फ 3 में रह सकते हो। और क्या चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन क्या है, अगर चेयरपर्सन है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो 1/3 आपका इंडिपेंडेंट रखना है किसमें, बोर्ड में। और अगर चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो प्रमोटर से रिलेटेड है, या तो डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रमोटर है, या पर्सन ऑक्यूपाइंग बोर्ड पोजीशन, तो आपको 1/2 इंडिपेंडेंट रखने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। और जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उनको एटलीस्ट 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्ट, 6 नॉट लेस देन 6, वो 6 से कम डायरेक्टर को नहीं रखेंगे अपने बोर्ड में, ठीक है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़। और भैया अगर क्या कर रहे हो आप, अपॉइंट कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच आवर्स अर्लियर है, आप उसमें अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट AGM और 3 मंथ्स विच आवर्स अर्लियर, अगर किसी बोर्ड को अपॉइंट कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर कोई बोर्ड का मेंबर, अगर कोई MD WTD और मैनेजर को रिजेक्ट कर दिया गया था जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने, तो अगर आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो उसकी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, शेयर होल्डर से। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन MD WTD हु वाज अर्लियर रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग, प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड। और SR इक्विटी शेयर होंगे तो हाफ ऑफ द क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सेम एज कर देते हैं, सेम एज क्या है हमारा चेयरपर्सन क्या है, चेयरपर्सन नॉट NED, है ना, बस खत्म। और लिस्ट लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ेगा आपको CFS, और इंडिपेंडेंट की डायरेक्टर क्वालिफिकेशन जैसी कंपनीज लॉ में लिखी हुई है, तो एक मैं बता देता हूँ। अगर टॉप 2 और मोर पर्सन से आप खुद भी और आपके रिलेटिव 2 और मोर पर्सन से ज़्यादा होल्ड करते हो शेयर, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते उसके, ये LODR में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट करते हैं हम
ठीक है। अब नॉमिनेशन और रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर में आपको सिंपली सा कुछ नहीं करना। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर में आपको डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। क्या? अगर कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और किसका, लिस्टेड एंटिटीज का, उसे डिस्क्लोज कर दो। आपको पेमेंट टर्म्स भी डिस्क्लोज करने में। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया से पेमेंट कर रहे हो, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो क्राइटेरिया आप कर रहे हो, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको ये सारी एडिशनल डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। कैसे? और जो टर्म्स है किसकी, जो एलिमेंट्स है सैलरी, उसके रेमुनरेशन पैकेज के एलिमेंट्स है, जैसे क्या होगा, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, स्टॉक ऑप्शन प्लान, बेनिफिट, पेंशन एक्सेट्रा, ये सारे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा फिक्स्ड पोर्शन कितना है, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंपोनेंट, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कितना है, अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्विस नोटिस पीरियड क्या है, और सीवरेंस फीस और स्टॉक ऑप्शन की डिटेल, भले ही क्या वो डिस्काउंट पे इशू हुए थे, और उसका पीरियड ओवर विच अक्रूड, कितने में अक्रूड होगा, और विच ओवर विच एक्सरसाइजेबल, कितने पीरियड में एक्सरसाइजेबल होगा और कितने में अक्रूड होगा। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। एक बार मैं फिर से बता दें, पिक्यूनरी रिलेशन है लिस्ट एनईडी और डायरेक्टर के बीच, एनईडी और लिस्टेड एंटिटीज़ के बीच में होगा पिक्यूनरी रिलेशन। और पिक्यूनरी रिलेशन के साथ आपको टर्म्स, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू एनईडी, और ये एडिशनल डिस्क्लोजर है। आपको सारे एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे ऑफ रेमुनरेशन, सारे एलिमेंट्स ऑफ रेमुनरेशन पैकेज ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर समराइज इन द मेजर ग्रुप में। सैलरी कितनी है और स्टॉक ऑप्शन कितने हैं, बेनिफिट्स क्या है, पेंशन क्या है, बोनस क्या है। फिर आपको फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड डिटेल ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट, और साथ में क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कितना है, अलॉन्ग विद आपको परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है आपकी परफॉर्मेंस का, जब आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिल रहा है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपको कि कोई डिस्काउंट पे स्टॉक ऑप्शन मिला है, अगर मिला है तो उसका पीरियड ऑफ अक्रूड एंड उसका अक्रूड और एक्सरसाइजेबल, कोई स्टॉक ऑप्शन मिला है तो। ठीक है, ये कंप्लीट रेमुनरेशन। ओके, तो अप्रूवल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टर को रेमुनरेशन देनी है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की अप्रूवल? क्योंकि डायरेक्टर को रेमुनरेशन देना। क्या, जो भी आप फीस और कंपनसेशन देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो आपको इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो रिकमेंड करेगा बोर्ड रिकमेंड करेगा कि भैया इतनी फीस, इतना कंपनसेशन किसको दे रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देना है। और वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे इन अ जनरल मीटिंग। और शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं ईच ऑफ पर एनम टू फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईच ऑफ नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वो अगर एम्प्लॉई बन गया, मतलब छोड़ो। और आपको क्या एसआर पास करना पड़ेगा अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कोई एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोर देन 50% ऑफ टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ज़्यादा सैलरी ले रहा होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या नहीं मिलता है, वो जॉब नहीं मिलता। और कोई अप्रूवल नहीं लगेगी, किस चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं लगेगी आपको, सिटिंग फीस के लिए। सिटिंग फीस वो जो 197 सबसेक्शन 5 में है। और एसआर पास करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपने 5%, 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी, और 5 करोड़, इसमें से जो लोअर है इसमें से जो हायर है, 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट और 5 करोड़ से ज़्यादा, इसमें से जो हायर है रेमुनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगर इससे ज़्यादा दिया तो आपको अप्रूवल लगेगी किसकी, शेयर होल्डर की। और अगर एक से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आप कितने से ज़्यादा नहीं दे सकते,
5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो आपको अप्रूवल लगेगी। सिंपल, दैट्स इट, ख़त्म। अब चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर पे। ऑडिट प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ऑडिट प्रोसीजर किस चीज़ का है कि भैया जो उन्होंने रेमुनरेशन दिया था क्या वो उसी के अकॉर्डिंग था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा भैया, मैं क्या ले लूँ, मिनट्स ले लूँगा, बोर्ड्स के मिनट ले लूँगा, शेयर होल्डर के मिनट ले लूँगा, रेलेवेंट एजेंडा पेपर ले लूँगा और उसमें देखूँगा वेदर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए रेमुनरेशन बोर्ड ने रिकमेंड करा था वो अप्रूवल ले ली थी उससे शेयर होल्डर की आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ठीक है, और मैं देखूँगा भैया मैं अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय एसआर, क्या आपको हर साल अगर आपको हर साल एसआर पास करना पड़ेगा। अगर कोई एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन ज़्यादा है और 50% से ज़्यादा है ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रेमुनरेशन से, तो आपको हर साल अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, एसआर फ्रॉम शेयर होल्डर। और मैं देख लूँगा भैया कि रेफ़र कर लूँगा उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और जो ऑडिटर है मेरे को क्या करना है, एग्जामिन करना है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उनकी रिपोर्ट देखनी है, तो मैं इंक्लूड जो करी है उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में, तो मैं पता करूँगा क्या उन्होंने सेम डिस्क्लोजर दे रखा है किसमें, एनुअल रिपोर्ट में जो डायरेक्टर को रेमुनरेशन और कंपनसेशन दिया है, और मैं सेम वेरीफाई कर लूँगा किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कोरिलेट कर लूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो यही 4 पॉइंट है, आराम से बना के लिख देना, कोई समझदारी वाली बात नहीं है, इसमें आराम से लिख दोगे। ओके, तो अब बोर्ड मीटिंग पे आते हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है यार, हद होती है। इतना कचर पचर तो कर रखा है बट मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ पढ़ा, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था बस वही पढ़ा था। ओ भाई साहब अभी तो बहुत है। चलो क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होगी, आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी है और जो बोर्ड मीटिंग का गैप होगा बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स 120 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे एक मज़े की बात, अनोखी बात, यहाँ पे अमेंडमेंट, हाँ, जो 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ है उनका कोरम क्या होगा, 1/3 तो रहता ही है, और 2 नहीं 3, इसमें से जो हायर होगा वो टॉप 2000 2 की जगह उन्होंने 3 कर दिया। इंक्लूड एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, वर्चुअल और ऑडियो विजुअल मीन्स हम उसे काउंट करेंगे कोरम में। ठीक है, जो डायरेक्टर है 10 कमेटी में क्या हो सकता है, 10 कमेटी में बन सकता है मेंबर, और चेयरपर्सन बनना है तो 5 कमेटी बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक, कमेटी का मतलब है शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और ऑडिट कमेटी। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको एक मीटिंग रखनी है विदाउट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फाइनेंशियल ईयर में एक बोर्ड मीटिंग रखनी है जिसमें विदाउट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, नॉट नॉन इंडिपेंडेंट, विदाउट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई रिज़ाइन और रिमूव होता है तो उसकी वैकेंसी विद इन फिल कर दो, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी होती है तो विद इन 3 मंथ में फिल कर दो। ठीक है, आईएफएससी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आईएफएससी कंपनी को विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके देयर आफ्टर विद इन ईच हाफ ईयरली में एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। और जो 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ है उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर और ऑफिसर से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उनका क्वांटम ऑफ रिस्क जो उन्होंने डिटरमाइन करा है बोर्ड ने कि भैया इतना रिस्क है, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा बोर्ड मीटिंग भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ, अब आगे हम कोड ऑफ कंडक्ट पे। तो बोर्ड क्या करेगा, ले डाउन करेगा कोड ऑफ कंडक्ट और मेंबर्स और सीनियर मेंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जो सारे मेंबर होंगे बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के, वो कंफर्म करेंगे भैया वो कंप्लाई कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे कि हम कंप्लाई कर रहे हैं, और फिर कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, और जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो कौन साइन करेगा, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। और जो कोड ऑफ कंडक्ट आपको वेबसाइट पे क्या करना है, पोस्ट कर देना है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हों किसके, ड्यूटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, इनकॉर्पोरेट कर दिए ड्यूटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, ताकि वो अपना काम कर सके एज पर कंपनीज एक्ट। और ऑडिटर क्या करेगा भैया, वो वेरीफाई करेगा ये
कि ये उन्होंने वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, उसे कंफर्म करेगा जाके और देखेगा कि क्या उन्होंने कंफर्मेशन भी दे दी कि वो कंप्लाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का और उन्होंने वेबसाइट पे लगा दिए हैं कि नहीं करी। ठीक है, ऑब्टेन कर लेगा कॉपी, ऑब्टेन कॉपी करेगा, फिर देखेगा वेबसाइट पे है और वो देखेगा कि क्या उन्होंने कंफर्मेशन ले ली कि वो कंप्लाई कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का, अदरवाइज तो बैंड बता दी जाएगी। अब आते हैं विजल मैकेनिज्म रिजल ब्लोअर पॉलिसी। तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय की रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे जेन्युइन कंसर्न। लेट मी चेक दिस, कहाँ पे है ये। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए विजल मैकेनिज्म और रिजल ब्लोअर पॉलिसी में। क्या करा हो बोर्ड ने, क्या इस्टेब्लिश करा हो क्या एक विजल मैकेनिज्म पॉलिसी डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए रिपोर्ट, ताकि क्या कर सके वो जेन्युइन कंसर्न रिपोर्ट कर सके। ये एडिकेट सेफगार्ड देता है किससे, कि कोई विक्टिमाइजेशन ना कर सके डायरेक्टर और एम्प्लॉय को, और प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑडिट कमेटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और ये विजल मैकेनिज्म और बाकी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिपोर्ट वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, मतलब डिटेल डिस्क्लोज करनी है वेबसाइट्स पे। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्या विजल मैकेनिज्म ब्लोअर। फिर हम आते हैं क्या मटेरियल सब्सिडरी पे। मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है, जिसकी नेटवर्थ इनकम और नेटवर्थ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से ज़्यादा हो ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक, अगर जिसका ये ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये है MTP2 में, MTP में 2 में, MTP में 2 में, मई 22 के 2 में, भाई साहब देख रहे हो, मई 22 पे ही इंट लेके जा रहे हैं सारे। ठीक है, अब क्या है लिस्टेड एंटिटीज मटेरियल सब्सिडी क्या, अगर आपका नेट वर्थ और इनकम 10% ऑफ कंसोलिडेटेड नेट वर्थ और इनकम से ज़्यादा है तो वो मटेरियल सब्सिडी है। तो उसमें आपको होल्डिंग कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। समझ गए, एक मिनट, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ द कंपनी लिस्टेड एंटिटी इज टू बी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लाना है, इनलिस्टेड एंटिटी से लाना है, और कहाँ अपॉइंट करना है, कहाँ पटकना है उसको, अनलिस्टेड एंटिटीज, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में। और मटेरियल सब्सिडरी एक और डेफिनेशन आ जाती है रेगुलेशन 24 में ही। तो इनकम और नेटवर्थ 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से ज़्यादा है, लिस्टेड एंटिटीज प्लस ऑल सब्सिडरीज। ठीक है, अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी, अब जो ऑडिट कमेटी होगी उसको रिव्यू करेगी। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे हम मटेरियल सब्सिडी थे पहले रेगुलेशन 16 के अकॉर्डिंग 10%, नॉट लेस देन 10% of consolidated income or net worth, not less than 10% of consolidated income or net worth, or 20 income or not less than 20% of consolidated income or net worth मटेरियल सब्सिडी है। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किसने करी है, अनलिस्टेड सब्सिडी ने करी है, विदाउट रेफरेंस ऑफ मटेरियलिटी, बिना मटेरियलिटी के देखते हुए वो रेफरेंस मतलब कि वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, अनलिस्टेड सब्सिडरी जिसने उसने इन्वेस्टमेंट करी है। फिर जो मिनट होंगे बोर्ड मीटिंग के ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी वो प्लेस करे जाएंगे बिफोर अ बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ के। और जो मैनेजमेंट होगा किसका, अनलिस्टेड सब्सिडरी का, वो नोटिस में लेके आएगा किसके, बोर्ड के ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ के, कि भैया ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट एंटर्ड करी है उसने। ठीक है, और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, 10% ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटी वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी नॉट लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ
50% ऑफ शेयर होल्डिंग, 50% ऑफ शेयर होल्डिंग, और लॉस नहीं करेगी कंट्रोल विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बट आप ये कर सकते हो अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया हो और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया हो अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी, और सच इवेंट आपने डिस्क्लोज कर दिया हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 ईयर ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्रूवल। और आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। क्या मोर देन 20% ऑफ एसेट्स, टोटल एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडरी। कोई यहाँ पे 20% से ज़्यादा, लेट मी चेक दिस 20%। तो आप अगर क्या कर रहे हो, उसको सेल ऑफ कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, लीज कर रहे हो मोर देन 20% ऑफ एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडरी की, तो आपको एसआर चाहिए। बट एसआर नहीं चाहिए अगर आपका ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया या फिर रिजोल्यूशन चल रहा है 31 में, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी। और क्या है, 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 और सच इवेंट आपने डिस्क्लोज करी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डेट ऑफ अप्रूवल। और जो पॉलिसी डिटरमाइन करी है मटेरियल सब्सिडी के लिए उसे डिस्क्लोज कर दो वेबसाइट पे। जो पॉलिसी आपने डिटरमाइन करी है मटेरियल सब्सिडी के लिए उसे डिस्क्लोज कर दो वेबसाइट पे। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस क्या है, जो सारी लिस्टेड एंटिटीज़ है, जो सारी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल अंडरटेक सेक्रेटेरियल ऑडिट। सारी लिस्टेड एंटिटीज़ और मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसे एनेक्स करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बाय सीएस प्रैक्टिस में देगा, ठीक है, और सबमिट कर देगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और सबमिट कर देगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ था आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट, कुछ खास नहीं था। लिस्टेड एंटिटीज़ को करानी है, मटेरियल सब्सिडी को क्या करनी है, सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है, और विद इन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, मेरे को देखने दो। ओके, तो अब हम आते हैं किस पे, इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है किसको, शेयर होल्डर को। पहला आपको क्या करना है, सेंड करनी है एनुअल रिपोर्ट, किसको, रजिस्टर्ड मेल पे करो, जिसके पास ईमेल रजिस्टर्ड है, या तो कंपनी के पास है या तो डिपॉजिटरी के पास है, लिस्टेड एंटिटीज़ के पास। और सेंड सॉफ्ट कॉपी में भेजो, हार्ड कॉपी में उनको भेजो जिसके जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और हार्ड कॉपी में उनको भी भेजो जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। अब हमें जो लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, सेंड करेगी एनुअल रिपोर्ट नॉट लेस देन 21 क्लियर डे, नॉट लेस देन 21 फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, फ्रॉम बिफोर द जनरल मीटिंग, नॉट लेस देन 21 डेज, 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमें जब हम भेजेंगे उनको, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा होगा तो हमें ये चीज़ बतानी है, क्या उसके ब्रीफ रिज्यूमे बताना है, और उसका एक्सपर्टीज़, नेचर एंड एक्सपर्टीज़, कौन सी फील्ड से वो, स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया, नेचर ऑफिस एक्सपर्टीज़ और फंक्शनल एरिया, ठीक है। फिर उसका हम रिलेशनशिप बताएंगे बिटवीन डायरेक्टर्स, और फिर अगर उसने कोई शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है और कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टर है, नेम्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ इन विच होल्ड डायरेक्टरशिप, और ये भी बताएंगे लास्ट 3 ईयर में किस किस से उसने रिज़ाइन करा है ना, अलॉन्ग विद लिस्टेड रिज़ाइन इन द पास्ट 3 ईयर्स। और शेयर होल्डिंग बताएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इन द लिस्टेड एंटिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग एज बेनिफिशियल ओनर्स। और अगर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको क्या बताएं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में बताना स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए होंगी, फॉर रोल एंड मैनर इन विच प्रपोज फॉर द पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन तो जाएगी शेयर होल्डर को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा शेयर ट्रांसमिशन सिक्योरिटी। इसमें क्या है भैया, अब बोर्ड ना अपनी पावर डेलीगेट कर देगा किस चीज़ की, शेयर ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज किसको करेगा। पहले हम कंपनी के अंदर ही देखते हैं, कंपनी के अंदर हमें कमेटी मिल जाएगी, कौन सी कमेटी, कोई भी कमेटी होगी, कोई भी कमेटी को बोल दे भैया तू ट्रांसफ़र करेगा, या तो अगर नहीं मिल रहा तो
कोई ऑफिसर देखो, कंप्लायंस ऑफिसर देख लो, कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर हो गया यार, कंपनी में कोई मिल नहीं रहा, ना कंप्लायंस ऑफिसर मानने को तैयार है ना कमेटी है, तो ऐसा करो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार टू एन इशू, रजिस्ट्रार को टू एन इशू। और अब रजिस्ट्रार भी नहीं मान रहा तो आप शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को देख लो, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। और ऑडिटर क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा क्या पावर उसे रियली में डेलीगेट करी है, नहीं करी हुई है। ओके चलो, ओके तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पे आते हैं, जो हमने वहाँ पे देखा था ना कि क्या क्या एक्सप्लेनेटरी मैंडेटरी होता है ना मैनेजमेंट डिस्कशन, इंटरनल ऑडिट की और स्टैचुटरी ऑडिट की, उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल और टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट, फिर फाइनेंशियल को भी वो क्या कर सकता है, बुला सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि भाई आओ, और ऑडिटर के उसको बुला सकता है रिप्रेजेंटेटिव को, ऐसे था कुछ, ठीक है। फिर अब ये बोल रहा है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या क्या आएगा। पहला मैं देखूँगा इंडस्ट्री का डेवलप स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, देखो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देख लिया, फिर मैंने डेवलपमेंट देख लिया, फिर मैं देखूँगा अपॉर्चुनिटी कितनी है, फिर थ्रेट्स कितने हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट देख लिया। मैं प्रोडक्ट सेगमेंट देखूँगा और प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज देखूंगा, प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखूंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा रिस्क जो एसोसिएट हो रखे, सॉरी आउटलुक देखूंगा भैया फ्यूचर में क्या हो सकता है। फिर जो रिस्क, उससे रिस्क एंड कंसर्न देखूंगा, उसके रिस्क एंड कंसर्न के बाद जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल और उसकी एडुकेसी देखूंगा, जब एडुकेसी आ गई। फिर मेरे को देखूंगा सिग्निफिकेंट चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज अगर 25% और मोर है किसमें, फाइनेंशियल रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ये सारे मैं देखूंगा। फिर मैं देखूंगा अगर कोई चेंज है किसमें, मेरे नेट वर्थ में पिछले ईयर से, तो मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिटेल्स ऑफ चेंज इन रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न नेट वर्थ ऑन है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ पे कितना रिटर्न आ रहा है, कुछ चेंज होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। आपने एक ही छोड़ा है परफॉर्मेंस और वो छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना बहुत है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन, आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है और क्या करनी है, इन्फॉर्म करनी है। एवरी लिस्टेड कंपनी को एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मटेरियल इवेंट्स का और इन्फॉर्मेशन का। मटेरियल इवेंट का आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। बोर्ड ऑथराइज कर देगा एक और मोर को, केएमपी को, जो डिटरमाइन करेगा मटेरियल की, मैंने बोर्ड को उसको डिस्क्लोज करना होता है मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन। तो बोर्ड एक बंदे को खोल देगा, भैया तू देख मटेरियलिटी, और उसके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल इन अ वेबसाइट, और ये सारी डिटेल कहाँ पे मिलेगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये जो डिस्क्लोजर है वेबसाइट पे होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर thereafter achieve policy should disclose it on website. Let me check this. Okay, तो मैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। आपको क्या करना है, क्वार्टरली सबमिट करना है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे विदिन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, राइट, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। और जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, जो रिपोर्ट होगी साइन करेगा कौन, या तो कंप्लायंस ऑफिसर साइन करेगा या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा। दूसरा ये आपको प्लेस करना है कहाँ पे, वेबसाइट पे प्लेस करना है, जो पॉलिसी डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट इन एनुअल जनरल मीटिंग। और जो डिस्क्लोज करोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में, उस फॉर्मेट जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करा है और उसे पब्लिश कर दो वेबसाइट पे, ठीक है। और क्या करो आप, विदिन 15 डेज जब आप CFS और SFS पब्लिश कर दोगे तो उसे सबमिट कर दो हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ, ठीक है। और डेट हाई वैल्यू डेट के साथ भी सेम यही करना है आपको, जब हाफ ईयरली रिजल्ट आ जाए तो आप सबमिट कर दो डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर अगर हमें क्या लिस्टेड एंटिटी को फॉर्मुलेट करनी होगी पॉलिसी मटेरियलिटी पे उसे फॉर्मुलेट करनी होगी पॉलिसी, ठीक है। और इसमें लिमिट स्पेसिफाई होगा क्लियरली, थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, और ये अप्रूव होगा किससे,
बोर्ड से, और वो रिव्यू भी होगा बोर्ड से एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर। और रिलेटेड पार्टी मटेरियल ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी जब इंडिविजुअली और टुगेदर क्या हो 1000 करोड़ और 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, इसमें से जो हाइयर हो, इसमें से जो लोअर होगा, हम इसको मटेरियल मानेंगे। मतलब 1000 करोड़ और 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का लोअर, जैसे मान लो मेरा 10,000 करोड़ हुआ टर्नओवर और 1000 करोड़, इसमें से 5,000 करोड़, चलो 5,000 करोड़ का टर्नओवर है और 1000 करोड़ है मेरा ये, तो इसका मैं 5,000 करोड़ का 10% करूँ तो 500 करोड़ आता है। अगर 500 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई तो मेरे को ये मटेरियल मानना पड़ेगा और फिर मैं इससे अप्रूवल लूँगा। मटेरियल मॉडिफिकेशन होगी तो मेरे को अप्रूवल लेनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से इन ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और क्या कर सकते हैं, वो ओमनीबस अप्रूवल भी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है, ग्रांट कर सकते हैं ओमनीबस अप्रूवल ऑफ फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी एंटर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो ये सारा यहाँ पे ख़त्म होता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वुमेन एट वर्क प्लेस। क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट फाइल करी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट डिस्क्लोज कर दी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितनी पेंडिंग बची ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो आप उसका रीज़न बता दो और कि तुम्हारे लिए क्यों है ये ट्रू एंड फेयर व्यू आपको रिप्रेजेंट कर रही है। फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन कि भैया क्या आप बिलीव कर रहे हो कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपको दे रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आपको डेविएशन और वेरिएशन की। अगर आपने फंड रेज करे हैं आपको सबमिट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को। अगर आपने फंड रेज करे कैसे, क्वार्टरली बेसिस पे देनी पड़ेगी। अगर आपने पब्लिक इशू से फंड रेज करा है, राइट इशू से, प्रोफेशनल इशू से एक्सेट्रा, तो आपने जो डेविएट कर दिए फंड, इंडिकेटिंग डेविएशन यूज ऑफ प्रोसीड, जो इंडिकेट कर दो डेविएशन जो आपने यूज़ करे प्रोसीड को, जो प्रोसीड यूज़ करे डेविएट कर दिए, जो आपने बोला था हम यहाँ लगाएंगे आपने वहाँ नहीं लगाए, ठीक है, वो हमें स्टेटमेंट दे दो। और इंडिकेट करो कैटेगरी वाइज वेरिएशन बिटवीन द प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन, जो आप फ्यूचर में करोगे। कैटेगरी वाइज तो दो कि भैया कैपिटल पे कितना करा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग पे कितना हुआ, वर्किंग कैपिटल कितनी, एक्सेट्रा, तो ये तो दो। कैटेगरी वाइज तो हमें चाहिए वेरिएशन बिटवीन प्रोजेक्टेड, जो आप यूटिलाइज करोगे, जो यूटिलाइजेशन करोगे, जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला था, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ नोटिस, और एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एक्चुअल जो यूटिलाइज करोगे वो भी बताओ मेरे को। प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन और एक्चुअल यूटिलाइजेशन वो भी बताओ। और स्टेटमेंट दो मेरे को तब तक जब तक आप तो आपका पर्पज़ नहीं अचीव हो जाता या तो आपके फंड यूटिलाइज नहीं हो जाते। और ठीक है, मेरे को अगर आपने कहाँ से लिया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से लिया है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से लिया है, तो लिस्टेड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी हर साल जब तक आपका फंड्स यूटिलाइज नहीं हो जाता। डिस्क्लोज करो हर साल जब तक आपका फंड यूटिलाइज नहीं हो जाता, ठीक है। और ये मैंडेटरी रिव्यू में आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट और क्वार्टरली स्टेटमेंट डेविएशन, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, और इंक्लूडिंग जो मॉनिटर था उसका रिपोर्ट, इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, अगर कोई एप्लीकेबल है तो सबमिट कर दो स्टॉक एक्सचेंज को। और दूसरा, जो आपने फंड रेज करे थे, एनुअल फंड यूटिलाइज्ड, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज, एनुअल स्टेटमेंट पूरे साल की स्टेटमेंट जो आपने फंड यूटिलाइज करी है, किस लिए, अदर देन द पर्पज विच आर मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, अदर देन द पर्पज विच आर मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। अब कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देता है, सीएफओ और सीईओ देता है बोर्ड को, दैट कि जो हमने रिव्यू करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करा वो हमारी बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ में क्या है, वो कोई ऐसी अनट्रू मटेरियल स्टेटमेंट नहीं करती, ना तो वो कोई ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, वो प्रेजेंट करती है ट्रू एंड फेयर व्यू
और कंप्लाई करती है सारी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। और हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो फ्रॉडलेंट है और इलीगल है और वॉयलेटिव है हमारी कोड ऑफ कंडक्ट के नज़र में। ऐसी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन? बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं और इवेलुएट करते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस, और कोई डेफिशिएंसीज आती है डिज़ाइन में तो हम उसे रेक्टिफाइड कर लेते हैं ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, और यहीं पे ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस एक टॉपिक है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो हमने वो नहीं करा, इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा था, बट मैंने उसको ऐसे ही रीड कर लिया, वीडियो नहीं बनाई, दैट्स इट। तो यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। बाय बाय।